नमो प्रणाम नमो गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरु। गुरुजी। नमो नमः। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। नमो रिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं, येषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपापपणासनो मङ्गलानं च सव्येसीं पठमं हवै मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा, ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हिम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा के प्रथम प्रकरण और यह प्रथम प्रकरण अर्थात क्रियापद प्रकरण। क्रियापद ये शब्द के जो भेद है, शब्द 4 प्रकार के जो शब्द है, सर्वप्रथम हम प्रारंभ वर्ण विचार से किए थे कि वर्ण विचार के वर्ण 2 प्रकार के वर्ण हैं, एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण में भी ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, नामी स्वर, समान स्वर इत्यादि का अभ्यास किए। व्यंजन, व्यंजन में स्पर्श व्यंजन, अंतस्था, उष्माक्षर। इसके बाद तुरंत धुट व्यंजन, घोषवान, अघोष, सीट व्यंजन, संयुक्त अक्षर जिसे हम जोड़ा अक्षर बोलते हैं। इन सब का अभ्यास करने के बाद हम देखे थे कि वर्ण का ही यानी वर्ण के समुदाय से शब्द के निर्माण है, शब्द की उत्पत्ति है, यानी वर्ण के समुदाय वह शब्द का निर्माण करता है। और ऐसे शब्द दुनिया में अनेक प्रकार के हैं। इस अनेकों प्रकार के शब्दों को यहां पर व्याकरणकार ने मूलतः 4 विभाग में उसे विभाजित किया, यानी 4 प्रकार के शब्द में सारे के सारे शब्द, दुनिया के जितने सारे शब्द हैं, सारे के सारे शब्द का समन्वित यानी समन्वय इन्हीं 4 प्रकार के शब्द में किया गया। और वो 4 प्रकार के शब्द अर्थात गुणवाचक यानी सर्वप्रथम जातिवाचक शब्द, द्वितीय नंबर में गुणवाचक शब्द, तृतीय नंबर में द्रव्यवाचक शब्द और चौथा नंबर में हम देखे थे क्रियावाचक शब्द। फिर ये 4 जो प्रकार के शब्द है इसको भी 2 विभाग से विभाजित किया गया। एक बड़ा विभाग जो है जिसमें 3 प्रकार के शब्द है, जातिवाचक, गुणवाचक और द्रव्यवाचक। इन तीनों शब्दों का एक नाम दिया गया जिसका नाम है नाम। इन तीनों शब्दों को नाम से जाना गया कि ये नाम है। और चौथा नंबर जो एकमात्र क्रियावाचक शब्द बाकी रहा वो क्रियावाचक शब्द को धातु के नाम से जाना गया। और यही धातु प्रकरण अथवा तो क्रियापद प्रकरण जो कि वर्तमान में हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, यह धातु प्रकरण बोला जा सकता है या तो उसे क्रियापद प्रकरण बोला जा सकता है। और इस क्रियापद को प्रारंभ करते हुए
वहां पर देखे थे कि धातुएं लगभग 2000 के आसपास धातुएं हैं, और इन 2000 धातुओं को अलग अलग विभाग से विभाजित किया गया। कुछ समानताएं के आधार पर इन धातुओं को 10 विभाग से विभाजित किया गया, और यही 10 विभाग यानी धातु के समुदाय, जिसमें 10 समुदाय हुआ अर्थात 10 ग्रुप बना, और उसी ग्रुप कहा जाए या तो उसे समुदाय कहा जाए। यही समुदाय या ग्रुप को ही व्याकरण के भाषा में उसे गण के नाम से पहचाना गया। यानी संस्कृत में ऐसे 10 गण है, प्रथम गण से लेकर 10 गण तक, 1 से लेकर 10 तक। ये तो हम नाम दिए हैं, प्रथम गण, द्वितीय गण, तृतीय गण, चतुर्थ गण, पंचम गण, षष्ठम गण, सप्तम गण, अष्टम गण और नवम गण और दसम गण। एक्चुअल वो अलग अलग है। भवादि गण, प्रथम गण का नाम है भवादि गण, और अंतिम 10वें गण का नाम है चूरादि गण। क्योंकि उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि प्रथम गण का प्रथम धातु भू से प्रारंभ होता है, यानी भू जिसके आदि में हो, इस प्रकार के धातु समुदाय जो है वो भवादि है। और चूर जिसके प्रथम में हो, आदि में हो, उसे चूरादि कहा जाता है। अलग अलग उसमें दिखाया गया। इसमें 10 प्रकार का जो गण है, उन 10 गणों को भी 3 विभाग से विभाजित किया गया। कुछ गण ऐसे हैं जिसमें अकारांत विकरण प्रत्यय लेने वाले हैं। कुछ गण ऐसे हैं अकारांत को छोड़कर अकारांत बिना के विकरण प्रत्यय लेने वाले, और कुछ गण ऐसे हैं जो विकरण प्रत्यय ही नहीं लेते हैं। ऐसे कितने? प्रथम 4, जिसमें अकारांत विकरण प्रत्यय लेने वाले ऐसे 4 गण हैं। दूसरा 4 में अकारांत छोड़कर अकारांत सिवाय के 4 गण हैं, और तीसरा विभाग जो है जिसमें विकरण प्रत्यय लेते ही नहीं है, ऐसे सिर्फ 2 गण हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 10 गण को 3 विभाग से विभाजित किया गया। वहां पर देखे थे हर एक गण के धातु 3 प्रकार के होते हैं। हर एक गण के धातुएं जो है वो 3 प्रकार के धातु हैं। परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी, जो कि अब तक हम परस्मैपदी जो है कि परस्मैपदी धातु के रूप किस प्रकार से होता है, परस्मैपदी धातु के क्रियापद की सिद्धि किस प्रकार से होती है, वो यहां पर हम लोग अभ्यास किए। अब 3 प्रकार के पद यहां पर बोला गया कि परस्मैपदी, कुछ धातुएं हैं जो कि परस्मैपदी वाला है, कुछ धातु हैं आत्मनेपदी वाला है। हर एक गण में, चाहे वो प्रथम गण के हो, चतुर्थ गण के हो, षष्ठम गण के हो, दसम गण के हो, कोई भी गण के हो, वो धातु 3 प्रकार के, परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। जिसमें अब तक परस्मैपदी का अभ्यास किए, नम, पठ, पत, जी, जिम, क्षी, भू, स्मृ, श्रु इत्यादि जो ये जो पहले गण के धातु देखे थे, ये सारे के सारे परस्मैपदी धातु। गम, गच, गम, दा, स्था इत्यादि जो यहां पर देखे, ये भी परस्मैपदी धातु ही है। साथ में चतुर्थ गण में अगर देखे, कूप, क्रोध, नृत, नस, लूट इत्यादि, ये सारे भी परस्मैपदी धातु। मिल, लिक, सृज इत्यादि ये छठे गण के, ये भी परस्मैपदी है। चिंत, पूज, दंड, चूर, तुल, प्रु,त्रु, पल, कथ, गण, रच, स्पृह, ये सारे जो देखे, ये सारे परस्मैपदी धातु था। और परस्मैपदी धातु के साथ कौन सा प्रत्यय लगता है? तो परस्मैपदी धातु के साथ परस्मैपदी के प्रत्यय लगते हैं। तो फिर आत्मनेपदी धातु के साथ क्या प्रत्यय लगेगा?
या तो उभयपदी धातु के साथ क्या प्रत्यय लगेगा, तो उसके अभ्यास अभी हम लोग करेंगे। लेकिन उससे पहले जो नियम हम सीख चुके हैं उसको भूलना नहीं है, यानी उसी नियम को फिर से एक बार दोहराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नियमों। नियम नंबर 1, क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। नियम नंबर 2, वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। नियम नंबर 3, परस्मैपदी धातु के साथ परस्मैपदी के प्रत्यय लगते हैं। नियम नंबर 4, ती आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकरण प्रत्यय लगता है। नियम नंबर 5, म और व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अ हो तो उसका आ हो जाता है। नियम नंबर 6, ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। नियम नंबर 7, पद के अंत में स हो तो उसका र हो जाता है। नियम नंबर 8, पद के अंत में रहे र के बाद विराम अथवा अघोष व्यंजन हो तो र का विसर्ग हो जाता है। नियम नंबर 9, अ के बाद अ या ए आए तो पूर्व के अ का लोप होता है। नियम नंबर 10, विकरण प्रत्यय अपूर्व धातु के उपांत्य ह्रस्वनामी स्वर का गुण होता है। नियम नंबर 11, रु वर्ण का गुण और ई वर्ण का गुण ए, उ वर्ण का गुण ओ होता है। नियम नंबर 12, विकरण प्रत्यय अपूर्व धातु के अंत्य ह्रस्व या दीर्घनामी स्वर का गुण होता है। नियम नंबर 13, ए, ऐ, ओ के बाद कोई भी स्वर आए तो उसके स्थान पर क्रमानुसार आय, आय, औ तथा आव होता है। नियम नंबर 14, चौथे गण के धातुओं को य विकरण प्रत्यय लगता है। नियम नंबर 15, य विकरण प्रत्यय लगने पर चौथे गण के धातुओं को गुण नहीं होता है। नियम नंबर 16, छठे गण के धातुओं को अविकरण प्रत्यय लगता है। नियम नंबर 17, अविकरण प्रत्यय लगने पर छठे गण के धातुओं को गुण नहीं होता है। नियम नंबर 18, 10वें गण के धातुओं को अपना ई प्रत्यय लगता है। नियम नंबर 19, 10वें गण के ई प्रत्यय लगने के बाद पहले गण की तरह अविकरण प्रत्यय लगता है और गुण होता है। नियम नंबर 20, ई प्रत्यय लगने पर धातु के उपांत्य ह्रस्वनामी स्वर का गुण होता है। नियम नंबर 21, ई प्रत्यय लगने पर धातु के उपांत्य अ तथा अंत्य ह्रस्व या दीर्घनामी स्वर की वृद्धि होती है। नियम नंबर 22, अ की वृद्धि आ, रु वर्ण की वृद्धि आर, ई वर्ण की वृद्धि ऐ तथा उ वर्ण की वृद्धि औ होती है। नियम नंबर 23, कत, गण, रच, स्पृह और मृग इन 5 धातुओं में गुण तथा वृद्धि नहीं होती है। और कल एक नियम सीखा था, नियम नंबर 24, विकरण प्रत्यय लगने पर कुछ धातुओं के आदेश होते हैं। ये 24 नियम हम सीख चुके हैं। मैं आशा करता हूं सभी के सभी का ये नियम कंठस्थ हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ है तो थोड़ा सा मेहनत करके इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। ये सारे जो था कि परस्मैपदी धातुओं के लिए, उनकी क्रियापद के लिए, उनकी क्रियापद की सिद्धि के लिए इस नियमों का उपयोग होता था। अब आत्मनेपदी धातु है तो इसमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना है, थोड़ा ही चेंज करना है। प्रथम नंबर, जहां पर हम लगाते थे कि परस्मैपदी धातु के साथ परस्मैपदी के प्रत्यय लगते हैं, उसके बदले उल्टा लगाएंगे। अगर धातु आत्मनेपदी हो तो प्रत्यय किसका लगेगा? आत्मनेपदी का ही प्रत्यय लगेगा। तो वहां पर नियम यही आएगा कि आत्मनेपदी धातु के साथ आत्मनेपदी के प्रत्यय लगते हैं, बाकी क्या सेम टू सेम है। अब आत्मनेपदी का प्रत्यय है क्या, कौन कौन से हैं? तो एक बार परस्मैपदी के प्रत्यय को याद कर लेते हैं, उसको भी नहीं भूलना चाहिए। तो परस्मैपदी के प्रत्यय क्या है? वर्तमान काल के लिए परस्मैपदी के प्रत्यय क्या है? उत्तम पुरुष एक वचने मी, उत्तम पुरुष द्विवचने वस, उत्तम पुरुष बहुवचने मस, मध्यम पुरुष एक वचने सी, मध्यम पुरुष द्विवचने थस, मध्यम पुरुष बहुवचने थ, अन्य पुरुष एक वचने ती, अन्य पुरुष द्विवचने तस और अन्य पुरुष बहुवचने अंति। ये किसके लिए प्रत्यय था? यह था परस्मैपदी धातु के लिए। कौन से काल में? तो वर्तमान काल के लिए। वर्तमान काल के लिए परस्मैपदी धातुओं के लिए
ये प्रत्यय लगाया जाता था। अब आत्मनेपदी प्रत्यय हो तो, आत्मनेपदी धातु हो तो आत्मनेपदी का प्रत्यय लगेगा। तो आत्मनेपदी का प्रत्यय क्या है, तो उसको आज याद करेंगे। क्या आत्मनेपदी का प्रत्यय क्या है, तो देख लीजिए आपके स्क्रीन पर, यहां पर आत्मनेपदी यहां पर प्रत्यय दिया गया है कि आत्मनेपदी प्रत्यय है क्या, तो वो यहां पर आपके स्क्रीन पर यहां पर है आत्मनेपदी का प्रत्यय। अब यहां आत्मनेपदी धातु के साथ आत्मनेपदी का प्रत्यय लगेगा, अर्थ में कोई चेंजेस नहीं है। जैसे मी किसके अर्थ में लगता था, मैं के अर्थ में। बस किसके अर्थ में लगता था, हम दोनों के अर्थ में। मस किसके अर्थ में लगता था, हम सब के अर्थ में। फिर सी किसके अर्थ में लगता था, तुम के अर्थ में। थस तुम दोनों, थ तुम सब, ती वह, तस वे दोनों, और अंति वे सब। उसी प्रकार यहां भी ये प्रत्यय जो है इसके अर्थ में कुछ फेरफार नहीं होगा, सिर्फ प्रत्यय चेंज हुआ है। यानी यहां पर अब प्रत्यय क्या है, तो प्रत्यय को एक बार देख लेते हैं। उत्तम पुरुष एक वचने ए, उत्तम पुरुष द्विवचने वहे, उत्तम पुरुष बहुवचने महे, मध्यम पुरुष एक वचने से, मध्यम पुरुष द्विवचने ईथे, मध्यम पुरुष बहुवचने द्वे, अन्य पुरुष एक वचने ते, अन्य पुरुष द्विवचने ईते, अन्य पुरुष बहुवचने अंते। किसके लिए है ये, आत्मनेपदी के लिए। जैसे हम परस्मैपदी के प्रत्यय याद किए थे, उसी प्रकार इसको भी याद करना है, स्मरण करना है। तो चलिए साथ में बोलिए 3 बार। उत्तम पुरुष एक वचने ए, उत्तम पुरुष द्विवचने वहे, उत्तम पुरुष बहुवचने महे, मध्यम पुरुष एक वचने से, मध्यम पुरुष द्विवचने ईथे, मध्यम पुरुष बहुवचने द्वे, अन्य पुरुष एक वचने ते, अन्य पुरुष द्विवचने ईते, अन्य पुरुष बहुवचने अंते, उत्तम पुरुष एक वचने ए, उत्तम पुरुष द्विवचने वहे, उत्तम पुरुष बहुवचने महे, मध्यम पुरुष एक वचने से, मध्यम पुरुष द्विवचने ईथे, मध्यम पुरुष बहुवचने द्वे, अन्य पुरुष एक वचने ते, अन्य पुरुष द्विवचने ईते, अन्य पुरुष बहुवचने अंते, उत्तम पुरुष एक वचने ए, उत्तम पुरुष द्विवचने वहे, उत्तम पुरुष बहुवचने महे, मध्यम पुरुष एक वचने से, मध्यम पुरुष द्विवचने ईथे, मध्यम पुरुष बहुवचने द्वे, अन्य पुरुष एक वचने ईते, अन्य पुरुष अन्य पुरुष एक वचने ते, अन्य पुरुष द्विवचने ईते, अन्य पुरुष बहुवचने अंते। याद रह गया ना। तो चलिए कुछ पूछ लेते हैं यहां पर। चलिए अब इसकी को एक एक करके देख देख के आपको अगर ट्राई करना है कि देखे भी ना बोले, बोलिए A25 आत्मनेपदी के प्रत्यय बोल जाइए। A25 चलिए A80 बोलिए। जी गुरुजी प्रणाम। उत्तम उत्तम पुरुष एक वचन है ए, उत्तम पुरुष द्विवचन है वहे, उत्तम पुरुष बहुवचन है महे, मध्यम पुरुष एक वचन है से, मध्यम पुरुष द्विवचन है ईते ईथे, मध्यम पुरुष बहुवचन है द्वे, अन्य पुरुष एक वचन है ते, अन्य पुरुष द्विवचन है ईते, अन्य पुरुष बहुवचन है अंते। ओके धन्यवाद। चलिए A18 प्रणाम गुरुजी। हाँ जी बोलिए। उत्तम पुरुष एक वचने ए, उत्तम पुरुष द्विवचने वहे, उत्तम पुरुष बहुवचने महे, मध्यम पुरुष एक वचने से, मध्यम पुरुष द्विवचने इथे, मध्यम पुरुष बहुवचने द्वे, अन्य पुरुष एक वचने ते, अन्य पुरुष द्विवचने इते, अन्य पुरुष बहुवचने अंते। ओके धन्यवाद। A72 हाँ गुरुजी।
उत्तम पुरुष एक वचने ए, उत्तम पुरुष द्विवचने वहे, उत्तम पुरुष बहुवचने महे, मध्यम पुरुष एक वचने से, मध्यम पुरुष द्विवचने इथे, मध्यम पुरुष बहुवचने द्वे, सॉरी, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष एक वचने ते, अन्य पुरुष द्विवचने इते, अन्य पुरुष बहुवचने अन्ते। ओके, धन्यवाद। A76। प्रणाम गुरुजी। हम्म। उत्तम पुरुष एक वचने ए, उत्तम पुरुष द्विवचने वये, उत्तम पुरुष बहुवचन महे, मध्यम पुरुष एक वचने से, मध्यम पुरुष द्विवचने इते, मध्य पुरुष बहुवचने द्वे, अन्य पुरुष एक वचने ते, अन्य पुरुष द्विवचने इते, अन्य पुरुष बहुवचने अन्ते। ओके, A99। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। प्रथम पुरुष एक वचन ए, प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष द्विवचन वहे, उत्तम पुरुष बहुवचन महे, मध्यम पुरुष एक वचन से, मध्यम पुरुष द्विवचन इथे, मध्यम पुरुष बहुवचन द्वे, मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष अन्य पुरुष। अन्य पुरुष एक वचन ते, अन्य पुरुष द्विवचन इते और अन्य पुरुष बहुवचन अन्ते। ओके, A49। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। उत्तम पुरुष एक वचने ए, उत्तम पुरुष द्विवचने वहे, उत्तम पुरुष बहुवचने महे, मध्यम पुरुष एक वचने से, मध्यम पुरुष द्विवचने इथे, मध्यम पुरुष बहुवचने द्वे, अन्य पुरुष एक वचने ते, अन्य पुरुष द्विवचने इते, अन्य पुरुष बहुवचने अन्ते। ओके, धन्यवाद। A89। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, बोलिए। उत्तम पुरुष एक वचने ए, उत्तम पुरुष द्विवचने वहे, उत्तम पुरुष बहुवचने वहे, मध्यम पुरुष एक वचने से, मध्यम पुरुष द्विवचने इथे, मध्यम पुरुष बहुवचने द्वे, अन्य पुरुष एक वचने ते, अन्य पुरुष द्विवचने इते, अन्य पुरुष बहुवचने अन्ते। ओके, धन्यवाद। चलिए, अब इस प्रकार से यहाँ पर हम देखें कि ये आत्मनेपदी के ये प्रत्यय है। परस्मैपदी के प्रत्यय तो पहले देख चुके हैं। उत्तम पुरुष एक वचने मी, उत्तम पुरुष द्विवचने वस, उत्तम पुरुष बहुवचने मस, मध्यम पुरुष एक वचने सी, मध्यम पुरुष द्विवचने थस, मध्यम पुरुष बहुवचने थ, अन्य पुरुष एक वचने ती, अन्य पुरुष द्विवचने तस, अन्य पुरुष बहुवचने अंति। आत्मनेपदी का तो वर्तमान काल आत्मनेपदी धातु के लिए उत्तम पुरुष एक वचने ए, उत्तम पुरुष द्विवचने वहे, उत्तम पुरुष बहुवचने महे, मध्यम पुरुष एक वचने से, मध्यम पुरुष द्विवचने ई थे, मध्यम पुरुष बहुवचने द्वे, अन्य पुरुष एक वचने ते, अन्य पुरुष द्विवचने ई ते और अन्य पुरुष बहुवचने अंते। अब यहां ये प्रत्यय लगकर अब धातु रूप बनने वाला है, अर्थात क्रियापद का रूप बनने वाला है। कोई भी एक धातु देख लेते हैं, जैसे कि यहां पर एक धातु देख लेते हैं कि बंद धातु। बंद धातु है तो बंद धातु का यहां पर रूप क्या होगा, तो उसी के अनुसार सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम ये सामान्य ट्रिक है, ये कोई नियम के अनुसार नहीं है, सिर्फ सामान्य एक ट्रिक के अनुसार यहाँ पर लिखते हैं। तो सर्वप्रथम हमें क्या करना है, तो सर्वप्रथम हमें यहाँ पर प्रत्यय लिख लेना है। प्रत्यय याद रह गया सभी को, प्रत्यय लिख लेना है। यहाँ पर प्रत्यय लिखते हैं ए, वहे, महे, से, ई थे, द्वे, ते, ई ते, अंते। ये हम प्रत्यय लिख चुके हैं। इसी प्रत्यय के अनुसार अब क्या करना है, तो अब यहां पर धातु लिखेंगे, आत्मनेपदी धातु। तो कोई भी आत्मनेपदी धातु, यहां पर एक धातु लिख लेते हैं कि बंद धातु है हमारे पास धातु है बंद, यानी बंधन करना, ये बंद धातु है। तो सर्वप्रथम क्या करना है,
जहां भी वो और म से प्रारंभ होने वाला है उसके पहले एक आगे आकार की निशानी लगा दें। इन दोनों में ई से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय जो है तो ई के स्थान पर ए कर दें। क्या कर देना है? ई के स्थान पर, तो ई के स्थान पर यहां पर ए कर देंगे। अर्थात कहां कहां ई है? तो यहां पर देखेंगे ये ई थे है और ई ते है। इन दोनों के जगह इथे और ईते की जगह क्या कर देंगे? ए थे और ए ते। और एक चीज क्या करना है? तो और एक चीज यहां पर ये करना है कि अंते वाला का अ का लोप यहां पर कर देंगे और कुछ यहां पर करना नहीं है। और सिर्फ जो धातु है उस धातु को इन प्रत्ययों के साथ जोड़ देना है। क्या क्या नियम बोला? कि उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन में आगे आ लगाना है, आ की निशानी लगानी है। मध्यम पुरुष द्विवचन और अन्य पुरुष द्विवचन में ई के जगह ए करना है और अन्य पुरुष बहुवचन में अ को हटा देना है। और इसके साथ एक एक हम जो धातुएं हैं उन धातुओं को यहां पर रखते जाएंगे। हमारे पास धातु क्या था? बंध धातु है। कौन सा धातु यहां पर देखे थे कि बंध धातु है। तो बंध धातु ये जो है, तो इसको एक और एक चीज करना, बंध का द पूरा कर देना है। अब जब भी यहां पर रूप में लिखेंगे तब द को पूरा कर देंगे। तो इसमें करेंगे, तो यहां पर क्या करेंगे कि बंद जो है, तो इस बंद यहां पर लिख देंगे बंद और उसके साथ ए की निशानी। तो ए की निशानी यहां पर करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? ये वंदे। यहां पर बंद जोड़ दे, बंदा वहे। बंद जोड़ दीजिए, बंदा महे। बंद जोड़ दीजिए। ए के जगह ए का निशानी कर देना है और कुछ नहीं करना है। तो ए का निशानी करेंगे तो फिर क्या होगा? यहाँ पर ए का निशानी करेंगे तो ए थे था, तो फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बंदे थे। उसी प्रकार यहाँ पर बंद सिर्फ जोड़ देंगे, बंदध्वे। बंद जोड़ना है और कुछ नहीं है। यहाँ पर ए की निशानी को चेंज करना है, यानी बंदेते, और यहाँ पर बंद जोड़ देना है। ये आपका रूप बन चुका है। क्या किए? प्रथम नंबर, उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन में वहे और महे के पहले आ का निशानी लगाना है। मध्यम पुरुष द्विवचन और अन्य पुरुष द्विवचन में जहां ईथे और ईते था, जहां ई था उसके जगह ए का निशानी करना है। और अंत में जो वो अ को निकाल देना है। यही करना है, याद रह जाएगा। क्या क्या किए? ये कोई सिर्फ ये एक ट्रिक्स है, बाकी कोई ये नियम नहीं है। नियम क्या है वो बाद में देखेंगे। याद रह जाएगा कि नहीं सभी को? क्या करना था आत्मनेपदी धातु के लिए? एक तो प्रत्यय को याद रखना है, पहले प्रत्यय लिख लेना है। प्रत्यय लिख लेने के बाद क्या करना है? उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन में प्रत्यय के पहले क्या किसकी निशानी लगाना है? आ की निशानी लगाना है। और उसके बाद सेकंड नंबर नियम क्या बोले थे? जहां ई से शुरुआत होने वाले प्रत्यय है तो ई के जगह क्या करना है? ए के निशानी करना है। और तीसरा नियम में क्या बोला गया? अंत में अ को निकाल देना है। और चौथा नंबर में जो बंद में जो दो आधा था उसको क्या कर देना है? पूरा कर देना है। तो उसके बाद सिर्फ अब प्रत्यय के आगे ये धातु लिख देना है। अब बंद प्लस ए का निशानी, यहाँ पर ए था तो ए का वहां पर निशानी आ जाएगा। तो फिर क्या होगा? बंदे। और उसके बाद बंद जोड़ दो, जोड़ते जाओ, क्या होगा? बंद आ बहे, यानी क्या हुआ? बंदा वहे। उसके बाद महे लगेगा तो बंदा महे। उसके बाद बंद से ई के जगह एक किए थे, बंदे थे, बंदध्वे, बंदते, बंदेते और बंदन्ते। इस प्रकार, ठीक है। तो उसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पर एक लब धातु है तो उसका क्या होगा रूप? बोलिए। लभे। सही है। लभे, लबावहे, लबामहे, लभामहे, लबसे, लबते, 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 लबद्वे, लबते, लबन्ते। सही है। क्या हुआ? तल यहाँ पर हो गया बंदे, तो उसके जगह क्या होगा? लभे।
बंदावहे तो उसके जगह हो जाएगा लभावहे, बंधामहे लभामहे, बंधसे लभसे, बंदध्वे लभध्वे, ये मिशन बंदे थे तो लाभे थे, बंदध्वे लभध्वे, बंदते लभते, बंदेते लभेते, बंदन्ते लभन्ते। उसी प्रकार रम धातु है। क्या धातु है? रम। सिर्फ चेंज करेंगे और कुछ नहीं करना है। रम तो रम का क्या करना है? म को यहां से निकाल देना है और फिर प्रत्यय के साथ जोड़ देना है। तो फिर क्या होगा? रमे, रमे रमावहे रमामहे, रमसे, रमसे, रमेथे, रमेथे, रमध्वे, रमते, रमेते रमन्ते और रमन्ते। रमध्वे। तो ये सारे जो हुआ, उसी प्रकार और भी धातुएं हैं, और भी यहाँ पर धातुएं हैं। तो ये सिर्फ ये तो पहले गण के लिए देखे थे, लेकिन हमें ये एक सामान्य ट्रिक्स है। अब जैसे कि यहाँ पर बंदे देखे, बंदे, बंदा बहे, बंदा महे, बंद से, बंदे थे, बंदद्वे, बंदते, बंदे ते, बंदनते, इस प्रकार जो रूप देखे। अब प्रश्न आता है कि ये बंद था और वह प्रत्यय था, तो आ क्यों आ गया? तो इसका जवाब आप सभी को आता है। आता है कि नहीं? हाँ, सही जवाब है। म और व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अ है, इसीलिए अ का क्या हो चुका है? आ हो चुका है। तो ये दोनों सिखाने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये तो हम तो बहुत बार सीख चुके हैं ना। अ, म और व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अ हो तो अ का आ हो जाता है। तो ये बंद धातु पहले गण का है, तो पहले गण का विकर्ण प्रत्यय क्या लगने वाला है? और ये महे और बहे यानी म और व से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय और उसके पहले अ है, इसीलिए अ का क्या हो चुका है? आ हो चुका है। और ये भी सिखाने की कोई जरूरत नहीं है अन्य पुरुष बहुवचन का। क्यों? के बाद अगर हो यार अ के बाद अ अ के बाद अ या ए आए तो पूर्व के अ का लोप हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर अ का यहाँ पर हम अ हटा दिए थे। तो ये भी लिखा, ये भी कोई जरूरत नहीं है। तो फिर यहाँ पर सिर्फ दो ही चीज सीखना है। कौन सा? ये मध्यम पुरुष द्विवचन और अन्य पुरुष द्विवचन। बाकी देखिए, मध्यम पुरुष बहुवचन सिर्फ जोड़ देना है, अन्य पुरुष द्विवचन, अन्य पुरुष एक वचन जोड़ देना है, मध्यम पुरुष एक वचन सिर्फ जोड़ना है। सिर्फ क्या लिख के इधर क्या करना है? बंद प्लस अ प्लस से, तो सबको जोड़ देंगे तो हो जाएगा कि नहीं? बंद से बनेगा कि नहीं? बंद इधर बन जाएगा। बंद प्लस अ प्लस ध्वे तो क्या होगा? बंदध्वे होगा कि नहीं? जी हो जाएगा। बंद प्लस अ प्लस ते बन जाएगा कि नहीं? बंदते। अब एक नियम और एक था, और ये नियम भी आ चुका है। कौन सा? ये प्रथम वाला। ई का ए नहीं 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 नहीं। अब प्रत्यय इसका क्या प्रत्यय है? उत्तम पुरुष एक वचन में प्रत्यय क्या है? ए। अब देखिए, अब आप ही लोग इसको बोलेंगे कि हाँ ये आ चुका है। अब धातु क्या है? देखिए धातु क्या है इसमें? बंद। कौन से गण का है? पहले गण का। विकर्ण प्रत्यय क्या लगेगा? और उसके बाद प्रत्यय क्या लगेगा? अब सोचिए, ये नियम आया है कि नहीं आया है? आ गया गुरुजी। आ गया ना? बाद अ की आए तो पहले का हाँ, अ सही का है। लगने से लोप ऊपर होता है। और ए का ए मात्रा लग गुरुजी जाए। बहुत डिस्टर्ब हो रहा है गुरुजी। का आगे लोप होके अ का बस लोप बस होता है। बस। अब सबको म्यूट कर ले एक बार, एक साथ बोलिएगा तो मुझे कुछ सुनाई नहीं देगा। म्यूट कर ले। अब क्या है कि ये नियम तो आ चुका है, लेकिन इस प्रकार का प्रयोग नहीं किया था। हम अभी तक अ के बाद अ का ही प्रयोग करते थे, लेकिन 9वां नंबर नियम में क्या बोला था? अ के बाद क्या आना चाहिए? अ के बाद अ या तो फिर ए आए। अब यहां पर अ नहीं, लेकिन ए आया है कि नहीं? अ के बाद अ या ए आए तो पूर्व के अ का लोप होता है, तो रहेगा क्या? बंद प्लस ए यानी बंदे। ये नियम भी आ चुका है। अब सीखने जैसे नियम कितने हैं? सिर्फ दो। सिर्फ दो ही है यहां पर सीखने जैसे नियम आत्मनिपदी में, और कुछ नहीं है। बाकी सब आ चुका है। कौन से? जहां से ई से प्रारंभ होने वाला जो प्रत्यय है ना, उसी को यहां पर सीखने लायक है। ये दो नियम, ये नया है, नवीन ये नियम, नूतन नियम आने वाला है, तो उसके लिए भी नियम है। और वो नियम क्या है? तो वो नियम संधि का नियम है।
वो यहाँ पर हम नियम देखेंगे। कौन सा नियम है, तो वो नियम देखने से पहले चार, इसका जो 3 से 4 नियम है, उन 3 या 4 नियम को पहले देख लेते हैं, क्या क्या चेंजेस करना है। तो प्रथम नंबर आप लोग को पहले बोले कि परस्मैपदी धातु के साथ परस्मैपदी का प्रत्यय लगता है। अब धातु आत्मनेपदी हो तो किसका प्रत्यय लगेगा? आत्मनेपदी धातु हो तो आत्मनेपदी। आत्मनेपदी का प्रत्यय। तो वहां पर तीसरा नंबर नियम अब हम चेंज कर देंगे। अब तीसरा नंबर नियम, अब यहाँ पर क्या नियम बोलेंगे? पहला दूसरा नियम तो वही लगेगा जो बराबर है। कौन सा है कि वर्तमान काल को क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। दूसरा नंबर में वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। लेकिन अब तीसरा नंबर नियम में चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि धातु अभी परस्मैपदी नहीं है। अब धातु कैसे है? आत्मनेपदी। तो आत्मनेपदी धातु के साथ आत्मनेपदी के प्रत्यय लगते हैं। ये एक नियम हमें याद करना है। नियम नंबर कितना हुआ? 25। ये 25वां नंबर नियम आया, आपको याद करना है। कौन सा? आत्मनेपदी धातु के साथ आत्मनेपदी का प्रत्यय लगता है। याद रह जाएगा कि नहीं? रह जाएगा ना? अगर परस्मैपदी धातु के साथ परस्मैपदी के प्रत्यय लगते हैं, ये नियम याद रह सकता है, तो ये भी नियम याद रह सकता है। सिर्फ इतना माइंड में रखना है कि धातु आत्मनेपदी है तो प्रत्यय किसका लगेगा? आत्मनेपदी का। आत्मनेपदी धातु के साथ आत्मनेपदी के प्रत्यय लगते हैं। अब यहाँ पर उभयपदी और एक है, उभयपदी। उभयपदी सीखे नहीं, लेकिन सीख जाएंगे वो भी। जैसे ही हम आत्मनेपदी सीख जाएंगे वैसे ही उभयपदी ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे। क्यों? तो उसका कारण यही है, उभय शब्द का अर्थ होता है दो। उभ, उभय, इन शब्द का अर्थ क्या होता है? दो। अब उभय पदी यानी दोनों पद वाला है ये धातु। ये धातु कैसे है? दोनों पद वाला है, अर्थात दोनों पद का प्रत्यय जिसमें लगे, ऐसे धातु को क्या बोला जाता है? उभयपदी। अब देखिए, पहले परस्मैपदी सीख चुके थे, अब आत्मनेपदी सीखेंगे। यानी जैसे ही आत्मनेपदी और परस्मैपदी जैसे सीखेंगे तैसे वैसे ही उभयपदी सीख जाएंगे कि नहीं? सीख जाएंगे ना? क्योंकि उभयपदी धातु के साथ दोनों पद के प्रत्यय लगते हैं। उभयपदी धातु के साथ परस्मैपदी और आत्मनेपदी ऐसे दोनों पद के प्रत्यय लगते हैं। वो हम देखेंगे आगे जाकर जब उभयपदी धातु देखेंगे। कुछ धातु ऐसे भी है जिसमें दोनों पद के प्रत्यय लगते हैं, और ऐसे धातुओं को कौन सा धातु बोला जाता है? उभयपदी। जिसमें परस्मैपदी धातु का परस्मैपदी का प्रत्यय लगे, ऐसे धातुओं को कौन सा धातु माना जाएगा? परस्मैपदी। आत्मनेपदी का प्रत्यय लगे तो आत्मनेपदी। अब दोनों पद का प्रत्यय लगे तो वो उभयपदी है। जहां दोनों पद के प्रत्यय लगे ऐसे धातुओं को क्या बोला जाता है? उभयपदी। अब जो मूल बात पर हम आते हैं उसके लिए ये नियम अति आवश्यक नियम है। ये जो नियम है इसको तो जीवाहग्र में रखना, जीव के आगे ही होना चाहिए। ये नियम एक बार नहीं, ये नियम बारंबार आने वाला है। तो इस नियमों को एकदम याद कर लेना है। याद करना तो है ही, लेकिन समझ के साथ। क्या बोला गया है? तब पहले हम इसको पढ़कर समझ लेते हैं। बोला गया है कि अवर्ण के बाद अगर ई वर्ण, उ वर्ण, रु वर्ण और लृ वर्ण आए तो दोनों साथ मिलकर क्या होता है? तो क्रमानुसार ए, ओ और तथा अल होता है। अब ऐसे लगता है तो नियम तो बहुत बड़ा है, ऐसे लग रहा है नियम तो बहुत बड़ा है, तो उसको पहले समझना है। क्या करना है? तो जैसे बोला नियम में उसी प्रकार से करना है। तो नियम में क्या बोला गया है कि अवर्ण के बाद, अर्थात अवर्ण में क्या क्या आता है? अ और आ। इसके बाद अगर ई वर्ण आए, ई वर्ण का मतलब रस्व ई और ठीक है। उसके बाद अगर देखेंगे कि अवर्ण के बाद यानी अ और आ के बाद क्या है?
रस्व उ या तो फिर और दीर्घ दीर्घ उ। दीर्घ उसके बाद अ वर्ण के बाद यानी अ और आ के बाद क्या आना चाहिए? रस्व रु और दीर्घ दीर्घ रु। उसके बाद अ वर्ण के बाद यानी अ और आ के बाद क्या आना चाहिए? रस्व रु और दीर्घ लु। दीर्घ रू। तो फिर क्या होता है? तो फिर बोला गया है कि तो ये दोनों मिलकर क्या होता है? ये होता है। दोनों मिल जाएं तो फिर क्या बन जाएगा? इसमें ए बन जाएगा। अ वर्ण और उ वर्ण दोनों मिले तो फिर क्या बन जाएगा? ओ बनेगा। अ वर्ण और रू वर्ण मिल जाए तो फिर क्या बनेगा? और बनेगा। अ वर्ण और रू वर्ण मिल जाए तो दोनों मिलकर क्या बनेगा? हल बनेगा। यही नियम में है और कुछ नहीं। अगर ये 4 लाइन हमें याद रहता है तो फिर नियम कुछ है ही नहीं। देखिए नियम क्या है, मैं यहां से समझाता हूं। अ वर्ण के बाद ये सारे अ वर्ण हो गया। जिसका बैकग्राउंड आ रहा है वो बंद ही रखे, वो म्यूट ही रखे। अ वर्ण के बाद ई वर्ण, उ वर्ण, रू वर्ण और लू वर्ण आए। फिर से याद कराता हूं। अ वर्ण के बाद ई वर्ण, उ वर्ण, रू वर्ण और लू वर्ण आए तो दोनों मिलकर क्रमानुसार ए, ओ और तथा अल होता है। नियम आ गया इसमें। तो इस प्रकार जो नियम में बोला गया है उसको हमें चित्रित करना है और चित्रित करने के बाद अगर नियम को कंठस्थ करेंगे तो वो नियम हमेशा के लिए याद रह जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से याद करते रहिए नियमों को। तो इसके उदाहरण कैसे हैं? यानी अ ए बनने के कारण कितना होगा? 4। कैसे भाई 4 हो जाएगा ए बनने का कारण? तो देखिए अ प्लस ह्रस्व ई क्या बनेगा? ए। आ प्लस ह्रस्व ई क्या बनेगा? ए। अ प्लस दीर्घ ई क्या बनेगा? ए। उसके बाद आ प्लस दीर्घ ई क्या बनेगा? ए। तो ए कितने कारणों से बना? 4 कारणों से बना। उसी प्रकार ओ कितने कारणों से बनेगा? 4 कारणों से बनेगा। उसी प्रकार और कितने कारणों से बनेगा? 4 कारणों से बनेगा। उसी प्रकार अल कितने कारणों से बनेगा? 4 कारणों से बनेगा। यानी कुल इसका उदाहरण कितना आएगा? 16। और ये 16 उदाहरण क्या क्या है एक एक उदाहरण हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास से। नमो नमः, प्रणाम।